after 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, said itself that we made a big progress, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore would be, on our agenda. Has the level of your internal conflicts reached the point where you are negotiating with yourselves? There will be no sign of your investments in the region. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. We've lost this war, and we're not going to win this war. And if we allow things to continue militarily without a diplomatic off-ramp, we're going to, suffer egregious economic harm. We already see, tightening of the belt here and there. Globally, the damage is real now. Australia is in an emergency situation. South Korea is in an emergency situation due to energy shortages. तो भाई ट्रंप ने बधाई दे दी, अमेरिका वॉर जीत गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वॉर अब खत्म होने वाला है। वैसे ये शायद छठी बार उसने विक्ट्री डिक्लेयर करी है, पर असलियत तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंसॉल्वेंट होने वाला है, यानी कि बैंकरप्ट होने वाला है। उन्होंने खुले खुले आके ये बात नहीं बताई, तो फॉर्चून के स्पीच में ये बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो बता रहे हैं कि उनके जो टोटल एसेट है वो है 6 ट्रिलियन और जो उनकी टोटल लायबिलिटी है वो है ऑलमोस्ट 48 ट्रिलियन। एंड एक्चुअली कुछ इन्होंने लायबिलिटीज उसमें थ्रू अकाउंट ट्रिकरी ऐसा लगता है ऐड नहीं की हुई है। अब अगर इसमें थोड़ा और डीपर घुसेंगे तो ये बताया जा रहा है कि जो एक्चुअली टोटल लायबिलिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वो है 136.2 ट्रिलियन डॉलर्स। बाप रे, इतने बड़े नंबर्स हैं कि इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर आप इससे अंदाजा लगा लो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के जीडीपी का 5 गुना है। इनकी जो लायबिलिटी है इनके जीडीपी की 5 गुना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये देश ने टोटल कंट्रोल खो दिए हैं अपने नेशन के फाइनेंसेस के, एंड अमेरिका इज फेसिंग अ फिस्कल कैटास्ट्रोफी। अगर हम कुछ जानते हैं तो इस वॉर में और ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं, तो ये अपना एक्सेलरेट ही कर रहे हैं, मतलब और जल्दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फाइनेंशियल डिमाइज होने वाला है। ट्रंप कह रहा है कि वी आर टॉकिंग टू द राइट पीपल। अब राइट पीपल कौन है? जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं हमसे तो बात हुई नहीं, ठीक है। जो उनके स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है, आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, बट ही इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि आपसे बात करने में, ठीक है। आप किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच में डिवाइड पैदा हो जाए। हु आर द राइट पीपल? न्यूज आई है, ये रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि एक 15 पॉइंट प्लान दिया है अमेरिका ने ईरान को। माइंड यू, ईरान ने कोई अप्रोच नहीं किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सीज फायर के लिए। तो भाई अमेरिका को ही ज्यादा जल्दी क्यों हो रही है? इसी वजह से, क्योंकि शायद बैंकरप्ट होने वाले हैं लोग। एंड ऑफ कोर्स इसमें सरप्राइज एलिमेंट तो ये है कि पाकिस्तान फोरफ्रंट में है इसको नेगोशिएट करने के लिए। कैन यू इमेजिन, एक ऐसा देश जिसको हम टेररिस्ट नेशन बोलते हैं, वो मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर 3। अब साथ साथ ये भी रिपोर्ट है कि ईरान कह रहा है कि वो जो जायनिस्ट है ना, अपना जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ बिल्डर, उनसे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमको 2 बार ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं, अब तो वाइस प्रेसिडेंट से बात करेंगे हम सीधा। तो ट्रंप ने ही बोला है कि जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस एंड उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो, वो लोग लीड करेंगे नेगोशिएशंस विद ईरान। अब देखो ये बात तो सबके दिमाग में है ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितना सीरियस है ये वॉर ख़त्म करने के लिए। पर एक अगर रिस्पाइट हम इस फैक्ट में ले सकते हैं कि भाई जेडी वैंस जो है उसका तो पॉलिटिकल करियर तबाह है। अनलेस ही कैन थोड़ा सा मैजिक करके वो कोई बढ़िया सी पीस डील निकाल ले, तो वो बोल सकता है कि भाई मैं वाइस प्रेसिडेंट था, मैं तो अगेंस्ट था इस वॉर के, फिर भी वॉर हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट का डिसीजन था, कोई बात नहीं, मैंने तो आके उस वॉर को ख़त्म करवाया है। तो उससे उसका पॉलिटिकल करियर थोड़ा बच सकता है, क्योंकि ये देखो ये जितने भी लोग हैं ना, ये लोग अपना पॉलिटिकल करियर बचाने में लगे रहते हैं। ट्रंप की बात करें तो वो तो ज़्यादा इंटरेस्टेड है मार्केट मैनिपुलेशन में रादर देन एक्चुअली वॉर रुकवाने में, ऐसा लगता है। एंड ये CNN रिपोर्ट कर रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो वेन्यू होगा ये मीडिएशन का, वो पता है कहाँ होगा? पाकिस्तान के अंदर। बट अभी ऑफ कोर्स ईरान की तरफ से कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं आया है कि हमारी कुछ ऐसी बात चल रही है, तो ये सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ख्याली पुलाव भी हो सकता है। पर इससे एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है कुछ ना कुछ बातचीत में, क्योंकि जो भी बातचीत हो रही है थ्रू थर्ड कंट्रीज हो रही है एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। ईरान ने तो आके यही बोला है कि भाई देखो कोई नेगोशिएशन वगैरह चल नहीं रही है एंड ये सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है, क्योंकि ट्रंप को ये लगता है कि भाई ऐसा कुछ बोल के वो ये सिग्नल कर रहा है मार्केट्स को कि नहीं एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वेयरएज असली बात तो ये है थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज़्यादा उचक रहा है कि हाँ हम पीस डील करा रहे हैं, पर ये वन साइडेड है। इसमें एक तो इजराइल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट ऑन फेस जो लगता है इजराइल इन्वॉल्व नहीं है।
जब तक वो नहीं बोलेंगे कि भाई हमारी तो हालत खराब है, करा दो यार, वॉर खत्म करवा दो, तब तक ये वॉर खत्म नहीं होगा। एंड ईरान जो कि इसमें मेन पार्टी रहेगी, उसके तरफ से तो कोई कॉन्फर्मेशन ही नहीं है कि कुछ बातचीत चल रही है। तो डेस्परेशन है अमेरिका की बहुत ये वॉर को ख़त्म करने के लिए। उनकी हालत डे बाय डे और ज़्यादा खस्ती हो जा रही है। एंड यही लोग सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, देखो, क्योंकि सफ़र तो सभी कर रहे हैं। यहाँ पे कतर और टर्की की भी बात चल रही है कि भाई किसी तरीके से इसको डी एस्केलेट करें, बट कुछ डी एस्केलेशन जैसा ना एक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि बमबारी हो जा रही है कंटिन्यूअस। अमेरिका ने तो अब बोल भी दिया है, ऑफिशियली बोल दिया आके कि भाई हमारे 3000 ट्रूप्स एक्स्ट्रा जो 82nd एयरबोर्न के हैं वो और डिप्लॉय होंगे मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ पे इनके जो ट्रूप्स हैं वो 50,000 हो जाएंगे अब। एंड देखो, अब ट्रंप की हालत तो ऐसी हो गई है कि इनका जो एक्स CIA का डायरेक्टर है उसने खुद आके बोला कि भाई मैं तो ईरान को ज़्यादा बिलीव करता हूँ देन डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की तरफ से भी न्यूज़ है, अली लारिजानी के जाने के बाद उनको जब असैसिनेट कर दिया इसराइल ने, उन्होंने एक नए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इलेक्ट किया है जिनका नाम है मोहम्मद बगैर जोलदार। सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी तो। इसमें एक पॉइंट मैं और ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये पूरा वेस्टर्न मीडिया ये बताता है, एंड इंडिया में भी बहुत लोगों को लगता होगा कि भाई ये तो मुल्ले हैं, ठीक है, ये लोग तो अनपढ़ गंवार टाइप के हैं। देख लिया ना आपने कि उनकी मिसाइल्स वगैरह कैसी हैं। एंड जहाँ तक अली लारिजानी की भी बात करें, ही इज़ अ रिनाउंड स्कॉलर, बुक्स लिखी हुई हैं उन्होंने, एंड वो भी किसके ऊपर, ऑन द 18th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर इमानुअल कांट। एक्सट्रीमली पढ़ा लिखा इंसान था वो, एक्सट्रीमली पढ़ा लिखा। मुझे बता दो भाई इनकी ट्रंप और नेतन्याहू की क्या क्वालिफिकेशंस है, वो तो जाहिल टाइप की बात करते हैं। एंड इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसे लीडर्स को असैसिनेट करते जाओगे तो जितनी भी प्रैग्मेटिक वॉइसेस रहेंगी, थोड़ी बैलेंस्ड वॉइसेस रहेंगी जो कहेंगी कि यार ठीक है, नेगोशिएशन हमें करनी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना चाहिए, वो खत्म होती जाएंगी। ज़्यादा कट्टर वॉइसेस उनको रिप्लेस करेंगी, क्योंकि सामने वाला तो यही सोचेगा ना कि भाई वो तो नेगोशिएट कर रहा था, उसको मार दिया तो मैं क्यों नेगोशिएट करूँ। IRGC ने भी बोल दिया है इसराइल को कि भाई हम विदाउट रिस्ट्रेंट हिट करेंगे टारगेट्स। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी, आप कितने टाइम तक ईरान को दबाते गए, उनकी एम्बेसीज को अटैक करते गए, ठीक है, उनके ऊपर भी अटैक कर दिया, उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक कर दिया, उनके जनरल्स को मारा आपने, सुलेमानी जो उनका वन ऑफ द लीड जनरल्स था, आपने उसको भी मारा। तो आपको लगा कि भाई इनमें तो बिल्कुल ताकत है ही नहीं, हम तो वी विल रोल ओवर देम। वो थोड़ी सब्र दिखा रहे थे कि भाई हमको ऑल आउट वॉर में नहीं जाना, जबकि उनकी तैयारी पूरी थी। पर अब IRGC ने बोल दिया कि कोई रिस्ट्रेंट नहीं रहेगी। अगर आप टारगेट करोगे सिविलियंस को लेबनान के अंदर, गाजा के अंदर, तो भाई अभी जितना मेहम हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपको झेलना पड़ेगा। एंड देखो, बात सिंपल है कि इजरायलीज आर द बिगेस्ट क्रिमिनल्स, बिगेस्ट टेररिस्ट। वो एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ वॉर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं अगेंस्ट सिविलियंस, लेबनान के अंदर, पैलेस्टीन के अंदर। अब इसराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री थी उसको भी हिट कर दिया है, एंड ड्रोन्स के थ्रू ये अटैक किया गया है। ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे इनकी की एरोस्पेस एंड वेपन मैन्युफैक्चरिंग होती थी। साथ ही साथ एक राफेल कंपनी है जो इसराइल की वन ऑफ द लीडिंग वेपन्स मैन्युफैक्चरर है, उसको भी टारगेट किया गया है। उनकी इंडस्ट्रीज को हाइफा में एंड नियर टू द बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसको टारगेट किया है। एंड ये वही कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है इनका ये सब जुमला, आयरन डोम एंड डेविड स्लिंग, ये सब टाइप की चीज़ें। अब देखो, अगर आप इसराइल का स्टॉक मार्केट उठा के देख लो या वहाँ की लीडिंग कंपनीज देख लो, तो वो सर्वेलेंस कंपनीज होंगी एंड वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी। अगर ये इंडस्ट्रीज ही खत्म हो जाती हैं तो फिर कुछ नहीं बचेगा इसराइल में, कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जो बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, उसको भी टारगेट किया गया है। देखो, अब ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है इस वॉर को, अब पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। जिस टाइप की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई एयरबेसिस तो देखो US के खत्म है, रेडार खत्म है। अब ये बात हो रही है कि यहाँ पे इनके जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, अगर इसको अच्छे से टारगेट कर लेता है ईरान, तो भाई इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बचेगा कुछ खास अटैक करने के लिए, क्योंकि इसराइल और USA लड़ते हैं अपने एयरक्राफ्ट्स के बलबूते पर, ठीक है, एयर पावर इनकी स्ट्रेंथ है। ईरानियंस लड़ते हैं, इनके पास एयरफोर्स नहीं है, इनके पास है मिसाइल फोर्स। तो मिसाइल फोर्स तो देखो डीप अंडरग्राउंड है, जितना भी ये लोग बोल रहे हैं कि हमने इतने खत्म कर दिए, उतने खत्म कर दिए, मिसाइल्स तो अभी लॉन्च हो ही रही हैं। पर अगर आपको अपनी एयरफोर्स को यूज करना है तो आपके पास जेट्स भी होने चाहिए, ठीक है, वेपन्स तो होने ही चाहिए ऑफ कोर्स, एयर बेसेस होने चाहिए, इंटैक्ट एयर बेसेस जिसको आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि आप काफी दूर से आ रहे हो बम्बार्ड करने के लिए। अब ईरान ने इतना तक बोल दिया है कि भाई जितने भी इजरायली सोल्जर्स हैं गाजा के अंदर, हम उनको भी टारगेट करेंगे। मतलब ईरान अब ये कह रहा है कि भाई इजरायली सोल्जर्स तुम जहां पे भी हो, इजरायली सेटलर्स तुम जहां पे भी हो, हम तुमको अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट एयर डोमिनेंस है ईरान का ओवर इजराइल। जब गाजा के अंदर पिन पॉइंट करके सोल्जर्स को टारगेट कर सकते हैं, फिर तो भाई अगर गाजा के अंदर भी सोल्जर्स नहीं बचेंगे तो कैन यू इमेजिन अगर ये लोग जाएंगे साउथ लेबनान को इन्वेड करने के लिए, तब इतने सारे सोल्जर्स रहेंगे, दिल बी लाइक सिटिंग डक्स, उनको आसानी से ईरान टारगेट कर पाएगा। अब ये सुसाइड मिशन होएगा कि नहीं, दिस आई डोंट नो, बट नुकसान तो बहुत भारी झेलना पड़ेगा इसराइल को। ऑलरेडी कितने रिजर्विस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्यूटी पे, ये नहीं पता।
अब इसराइल की अगर बात करें तो भाई वो क्राइम्स आफ्टर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। उन्होंने ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है बुशहर प्लांट उसको भी टारगेट किया है। अब देखो रिपोर्ट से आ रही है कि कोई भी रेडिएशन लीक वगैरह नहीं है, कोई हार्म नहीं पहुंचा, पर आप देखो यार ये लोग कितने इररिस्पॉन्सिबल है। अब क्या ही बोलो इन लोगों का। वैसे इसराइल के बारे में बड़ी शॉकिंग चीजें पता चली हैं विच वी विल डिस्कस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। अब इसराइल क्या क्या रिपोर्ट कर रहा है डैमेजेस ईरान के अंदर, वो भी देखना बनता है। अब वो कह रहे हैं कि इनका जो एक्सप्लोजिव प्लांट था ईरान के अंदर, इस्फहान के अंदर, वहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज थी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, जहाँ पे जो भी आर्म्स वगैरह बनते होंगे, एक्सप्लोजिव बनते होंगे, उसको टारगेट किया है। अब ये देखो जितनी भी टॉक्स ट्रंप बोल ले यहाँ पे आके फेल हो जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रंप भी शायद उतना सीरियस नहीं है अबाउट एनी ऑफ दीज टॉक्स, क्योंकि इसराइलीज को तो उसने अभी कन्विंस किया नहीं टू स्टॉप देयर अटैक्स। अब इसराइल कह रहा है कि भाई जो भी टॉक्स वॉक्स चलती रहे, हम तो अपना ग्रेटर इसराइल का सपना पूरा करना चाहते हैं, इसलिए लेबनान को इन्वेड करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे प्लान्स बिल्कुल अनचेंज्ड है। तो यहीं पे कोलैप्स हो जाएंगी टॉक्स, बिकॉज ईरान क्लियरली बोल चुका है कि अगर कोई भी सीज फायर होगा, कोई भी एंड टू द वॉर होगा, तो दैट विल इंक्लूड इराक एंड लेबनान ऑल्सो। अब इसराइल ने बोल दिया कि भाई हम तो कंट्रोल करेंगे ब्रिजेस, एंड बड़ी दुख की बात है कि अब इनका प्लान यही है सदर्न लेबनान में वो करने का जो इन्होंने गाजा के अंदर किया। कितना हो पाएगा सक्सेसफुल कि नहीं ये हमें नहीं पता। तो देखो साउथ लेबनान और नॉर्थ लेबनान को इन्होंने सेपरेट तो कर ही दिया है, ठीक है। इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, वो भी आके बोल रहा था कि हम लेबनान को गाजा बना देंगे। तो प्लान ये लगता है कि डीपॉपुलेट करो साउथ ऑफ लेबनान को, 10% बेसिकली मास है वो कंट्री का इस पर्टिकुलर एरिया को, और फिर उसको इन्वेड करो। इन्होंने गाजा में भी ये किया था, एक येलो लाइन बना दी थी, फिर प्लान किया था कि भाई अब इस येलो लाइन के इस पार कोई नहीं आएगा, सब उधर रहेंगे। डीपॉपुलेट करा दिया पूरा रीजन सपोजिडली, पर कितने सारे लोग तो वहां फंसी गए होंगे, और फिर जाके इन्वेड की वो टेरिटरी। अब जो इजराइल काट्स है, जो उनका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, वो कह रहा है कि भाई उसने अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप डिमोलिश करोगे सारे होम, सारे विलेजेस, जैसे कि आपने गाजा के अंदर किया। तो वही बेथ हनून एंड राफा का मॉडल यहाँ पे एम्प्लॉय किया जा रहा है। तो वही सेम चीज कि लोगों को निकाल दिया, ठीक है, जितने लोग निकले निकले, नहीं निकले नहीं निकले, हर एक घर को जाके तबाह करना, हर एक गांव को जाके तबाह करना, ताकि लोग वापस भी ना आ पाए। इसीलिए आपने ब्रिज भी फोड़ दी, एंड टोटल डिस्ट्रक्शन फैलाना। तो अब एयर पावर यूज करके इजरायलीज लेबनान में भी यही कर रहे हैं। अब आप बोलते रहे कि ईरान है प्रॉब्लम, ठीक है, अब आपने जाके लेबनान को इन्वेड कर दिया, क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, आप ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हो, एंड ये पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा भाई कि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। सीरिया की टेरिटरी गोलन हाइट्स इन्वेड कर ली है, ठीक है, उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है। अभी लेबनान का नंबर है, आगे जाके किसी और का नंबर आएगा। अब देखो गल्फ कंट्रीज में भी बहुत अफरा तफरी मची हुई है। वहाँ से कुछ मैंने रील्स देखी, कुछ इंडियन लोग एयरपोर्ट पे बैठे थे एंड वो कह रहे थे कि भाई कंटिन्यूस अटैक्स हो ही जा रहे हैं, हमारी जो फ्लाइट है वो कितनी बार तो रीस्केड्यूल हो चुकी है, कितने घंटों से एयरपोर्ट पर बैठे। सिमिलरली कुवैत के एयरपोर्ट को अटैक किया गया, कतर पे भी अटैक किया गया। अब कतर कहता है कि 90% अटैक्स तो हमने थ्वॉट कर दिए, मतलब कि भाई हमने उसको रिडंडेंट कर दिया, हमारी इतनी अच्छी एयर डिफेंस थी। अरे भाई यूएस बेसेस अपने आप को नहीं बचा पाए, तुम क्या खाक बचा पाए अपने आप को? और ऊपर से अगर 90% है तो ये जो तुम्हारे रास लफान फैसिलिटी पर अटैक हुआ था उसको बचा लेते ना, क्यों नहीं बचा पाए? अब इससे पूरी दुनिया के ऊपर इतना ज़्यादा संकट आ चुका है। ये लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो हमारे LNG कॉन्ट्रैक्ट्स थे विद इटली, बेल्जियम, साउथ कोरिया, चाइना, इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। एंड इतना नुकसान हो चुका है यहाँ पे कि 5 साल लगेंगे उस कैपेसिटी को रीबिल्ड करने के लिए, प्रोवाइडेड और नुकसान ना हो। सऊदी अरेबिया पर भी कंटिन्यूस अटैक्स चल रहे हैं, क्योंकि भाई शेख से ये लोग फंस गए हैं, क्योंकि ये यूएस के पावर पे, जो सपोजिडली पावर थी इन द रीजन, उसको यूज़ करके राजा भी बने हुए थे। अब अगर मान लो ये यूएस को ही कहते हैं जाओ, तो ये लोग भी राजा बचेंगे कि नहीं, ये भी एक सवाल है। इसके बारे में क्या सोचते हो आप लोग, कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। एंड सिर्फ शेख्स की ही नहीं हालत ख़राब है, जो यूएस के एलाइज हैं उनकी भी हालत ख़राब है। अब यहाँ पे जो एक फ्रांस के आर्मी के चीफ हैं वो आके बोल रहे हैं कि भाई जो यूएस है ना वो लेस एंड लेस प्रिडिक्टेबल है एज एन एलाई। अब साइप्रस के अंदर एक जो बेस है जो यूके बेसिकली उसको यूज़ करता है, एंड वहाँ से आई बिलीव काफ़ी सारे अटैक्स भी कैरी आउट हो रहे होंगे। वो भी कह रहे हैं कि भाई हमको एक नई सिक्योरिटी डील करनी है। अब क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे, ये पता नहीं। यूनाइटेड किंगडम वो चीज़ उनको वापस में दे पाएगा कि नहीं, ये भी नहीं पता। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसराइल के अंदर कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। वैसे बाय द वे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम एवरी डे ऑफ वॉर में कवरेज कर रहे हैं, तो प्लीज़
जो पिछले वीडियोस हैं आप उसको भी चेकआउट करना ताकि आपको फुल एनालिसिस मिल सके, क्योंकि वी ट्राई नॉट टू रिपीट इन्फॉर्मेशन। एंड एडिटर भी बेचारा बहुत थक गया है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड है, तो वो मुझे कहता रहता है कि भाई आप लोगों को बोलो कि मेंबरशिप के लिए सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ एडिटर की लाज रख लो यार, एडिटर की बात मान लो, ठीक है। बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। इसराइल की भी बहुत बुरी हालत है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट हो रही है। एंड अब तो वाकई बता भी रहे हैं कि देखो यहाँ पे इतनी बॉम्बार्डमेंट हुई, ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्ले द विक्टिम कार्ड नाउ, बट नो वन इज बाइंग इट। मतलब मुझे तो थोड़ी अजीब ही फीलिंग आती है, बट इट्स ट्रू। अब लोगों का सेंटिमेंट ही ये है, क्या करें कि डिस्ट्रक्शन हो रही है इसराइल में एंड नीचे एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज हैप्पी, क्योंकि अब सबको लग रहा है हाँ कर्मा। अब देखो इसराइलीज इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कि अब उनकी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकल रही है। एक मस्जिद है लेबनान के अंदर, उसको जाके बॉम्बार्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर गाजा के अंदर, मतलब अब क्या बोलें यार, इनको ना निहत्तों को मारने में मज़ा आता है, बच्चों को मारने में लिटरली मज़ा आता है इन लोगों को। गाजा के अंदर इजरायली फोर्सेस ने एक बच्चे को मार दिया। ये वाली खबर तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो, इसको बताया नहीं जा सकता। भाई ये मैसेज खास तौर पे उन सब इंडियन लोगों के लिए, तुम बेवकूफ हो, मेरे को कोई, मैं कैमरा पे आके बोलूंगा तुम बेवकूफ हो, तुम अंधभक्त इजरायली के अंधभक्त, तुम्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तुम अपना नाम भी खराब कर रहे हो, हमारे पूरे देश का नाम खराब कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है इजराइल किस हबशी का नाम, किस जाहिल का नाम है। 18 महीने के बच्चे को, 18 महीने का बच्चा, उसको टॉर्चर किया। कैसे? जली हुई सिगरेट बड उसके ऊपर लगाई, कील ठोकी गई उसके ऊपर, कील। एक 18 महीने का बच्चा कोई कैसे कर सकता है ये? हैवान, मतलब इन लोग को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है भाई, शब्द नहीं है। वो भी सब क्यों किया गया? क्योंकि उसका जो फादर है उससे इंफॉर्मेशन निकलवानी थी कुछ। अरे भाई तुम बच्चों को, मतलब ये तो सुना ही था कि 14-14 साल के बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, अब 18 महीने का बच्चा। सिंपल बात है, ये लोग जब तक रहेंगे, ठीक है, ये देश जब तक बना रहेगा, हम पीस में नहीं रह पाएंगे, पूरी दुनिया पीस में नहीं रह पाएगी। एंड अब आप ही बताना कि अगर 18 महीने के बच्चे को कोई टॉर्चर कर सकता है तो दे आर आउट। इंसान ही नहीं है ये लोग, एंड इंसानियत के इतने बड़े दुश्मन हैं कि अब पूरी दुनिया को दांव पे लगा दिया इन्होंने। एंड ये पूरी दुनिया की गलती है, ये सब हो रहा है। जब गाजा में ये सब हो रहा था तब स्टेप अप करके रोकना चाहिए था ना, कोई कुछ नहीं बोला। लोगों को लगता है वहां पे हो रहा है यार। अब जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और सबके बटुए पर असर आ रहा है तो तब पता चल रहा है ना कि इजराइल किस बीस्ट का नाम है। फिलीपींस के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर भी पहले नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। सब क्यों? क्योंकि जो फ्यूल सप्लाईज हैं, एनर्जी स्टेबिलिटी है ही नहीं, पेट्रोल नहीं होगा, आना जाना किसी का भी कोई गारंटीड ही नहीं है। सब कह रहे हैं घर बैठो। अब तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो चुका है कि सब तरफ, पूरी दुनिया में, इंडिया में भी, ठीक है, एक एनर्जी लॉकडाउन लगने वाला है। केन्या में जो फ्यूल रिटेलर्स हैं, ठीक है, जो पेट्रोल पंप होते हैं, उनके पास पेट्रोल खत्म हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो जेट फ्यूल है वो 79% हाइक कर दिया है। ये जो फ्लाइटें लेकर इधर उधर ट्रैवल करते हैं ना हम सब मस्ती खत्म हो जाएगी। और अब देखो ये इतना बैकफायर कर चुका है अमेरिकन के ऊपर, इतना ज्यादा बैकफायर कर चुका है कि अब EU भी कह रहा है, जो प्लान कर रहे थे हम तो रशियन ऑयल खरीदेंगे ही नहीं, ये नहीं, लेना पड़ रहा है पूरा, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। क्या करोगे? इंडिया का GDP विल बी वर्स्ट हिट एंड वी हैव आवर ग्रेट एलाय इजराइल टू ब्लेम फॉर दैट। 4% गिरेगा हमारा GDP, मूडीज बता चुका है। एंड भाई अभी भी टाइम है पूरी दुनिया के लिए एंड इंडिया के लिए खास तौर पर। भाई हम इतने बड़े अच्छे सक्षम देश हैं, ठीक है, हमें क्या जरूरत है इन जेनोसाइडल मेनियाक्स के पीछे दौड़ने की? वाई डोंट वी चूज द राइट पाथ? ये जो अमेरिकन एंड इजरायलीज है, दे आर सकिंग अस ड्राई, चूस रहे हैं हमको, नोच रहे हैं। देखो एंड में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा वॉर जो है इजरायलीज की वजह से हो रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इंडियंस तुम्हें कोई डाउट है तो भाई तुम ब्रेन वॉश्ड हो, कोई डाउट नहीं है इस चीज में, ठीक है। पूरी दुनिया जानती है वॉर क्यों हो रहा है, पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है बिकॉज दे नो दे आर राइट।
एंड अब तो ईरान के साथ खड़े रहने का फायदा भी मिल रहा है भाई, आप वहां से ऑयल एंड गैस ले सकते हो, अपना देश चला सकते हो। एंड भाई इजराइल जिस बला का नाम है ना, पता नहीं पूरी दुनिया को ही ले डूबे। सैमसन ऑप्शन गूगल कर लेना। एंड अब तो एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं कि अगर कोई देश न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा तो वो इजरायली है।